नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भावनगर में भव्य रोड शो के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। हजारों लोगों के स्वागत के बीच पीएम मोदी ने गांधी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें समुद्र से समृद्धि, आपको बताते चले, समुद्र से समृद्धि जैसे योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देगी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विकसित भारत 2047 की प्रतिबद्धता को दोहराया। देश की आजादी के 100 साल होंगे। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए। चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके दो बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया, और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट की स्थापना की, सराहना की और इस बेहद और जरूरी भी इसे बहुत बताया। उन्होंने बताया कि राजधानी में लाखों गौवंश और हजारों टन गोबर नालियों में बहा दिया जाता है। अब वर्तमान सरकार ने इसे प्लांट को पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भविष्य में और भी ऐसे प्लांट खोलकर दिल्ली को ग्रीन और क्लीन ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। की एक बड़ी जरूरत ये बायोगैस प्लांट आज
लाखों गोवंश दिल्ली में है डेयरियों के माध्यम से, और हजारों मीट्रिक टन गोबर का विसर्जन यहाँ पर होता है, नाले नालियों में, यमुना जी में जाता है। परंतु क्या कभी किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का प्लांट बन पाया? आज ये जो समय की जरूरत थी, इसका काम यदि किसी ने पूरा करवाया है तो वर्तमान सरकार ने कराया है। और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली की जरूरत है कि ऐसे प्लांट हम और खोलें, ताकि पूरी तरीके से जितना भी गोबर का आउटपुट है उसको प्रोसेस किया जा सके और पूरी दिल्ली को ग्रीन एवं क्लीन ऊर्जा के साथ संचारित किया जा सके। राज्यसभा सांसद सुभाष बारला ने भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर एक अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा करना है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रभारी सतीश पुनिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी नेता उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बराला ने कहा कि आने वाले समय में सभी योजनाओं को सुनियोजित तरीके से लागू किया जाएगा। देखिए, आज की बैठक हमारा जो भविष्य के कार्यक्रम में, चाहे सेवा पखवाड़ा है या अन्य जो कार्यक्रम हैं, उनके लिए आज की ये बैठक रखी गई है। अलग अलग सेशन में ये बैठक रहने वाली है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी, मुख्यमंत्री नायब जी और सब वरिष्ठ नेता इस बैठक के अंदर भाग लेने वाले हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अमेरिका के H1 वीजा पर $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में देश के सभी नागरिक सुरक्षित हैं और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। विज ने यह भी कहा कि मोदी जी ने पूरे विश्व में भारतीयों का सम्मान हमेशा बढ़ाया है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की, आपको बता दें, औलाद है और कांग्रेस के धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर करोड़ों लोगों को बेघर किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सेक्युलर कहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कुछ भी हो, इस देश के लोग के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छाता है और छाते के नीचे किसी के भी कपड़े भीगेंगे नहीं। कोई देश कुछ कदम उठाले, मोदी जी है तो सारा देश पूरी तरह से सुरक्षित। हर माँ बाप को अपनी औलाद के घर जाके अपना घर जैसे लगता है। पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है। कांग्रेस ने पैदा किया पाकिस्तान को, कांग्रेस ने जन्म दिया पाकिस्तान को। हमारी आजादी की लड़ाई में शुरू से लेके अंत तक 2 राष्ट्र बनाएंगे, यही एजेंडे में नहीं था, और वो भी धर्म के आधार पर बनाएंगे। ये अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली पार्टी को कोई अधिकार नहीं है सेकुलर कहने का, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटवारा किया है और कई लाख लोग इन्होंने मरवाए, करोड़ों लोग इन्होंने बेघर किए पाकिस्तान को पैदा करने के लिए। पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है, इसलिए बार बार इनके दिलों में पाकिस्तान के प्रति प्यार उमड़ता है। तो वहीं जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कथित वोट चोरी के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के तहत प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को आयोग ने झुठलाया नहीं है, लेकिन कोई जांच भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आयोग वोटर लिस्ट कांग्रेस को उपलब्ध कराता और उस पर जांच करता। पायलट ने चेतावनी दी कि अगर संवैधानिक संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास खत्म हुआ तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट बन सकता है।
मान के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट पार्टीज को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे, सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है जब हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये सरकार और दल के संदर्भ में काम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक बहुत नैतिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक वोट की गिनती हो, कोई वोट वंचित ना रह जाए। अब लाखों लोगों के वोट से आप नाम काट दें, मनमानी तरीके से आप जोड़ दें, एक मकान में 200-200 लोग, 250 लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखा दें। तो वहीं लखनऊ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर बढ़ाने के फैसले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा व्यवहार किया है। उनका कहना है कि हमारी विदेश नीति कमजोर दिखाई दे रही है और आर्थिक रूप से हमें मजबूत दिखाना चाहिए था, लेकिन हम लगातार दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस देश के साथ हमारी जमीन को लेकर विवाद है, हम उसके साथ व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, एचसीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आए। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर उठती अंदरूनी हलचलों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट तेज प्रताप यादव की पुरानी नाराजगी और संगठन के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर उठते सवाल सब मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और साथ ही रोहिणी आचार्य आरजेडी के किराया भी हो सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल, जो एक समय बिहार की राजनीति का पर्याय माना जाता था, आज खुद अपने ही घर के भीतर असंतुलन और अंतर्विरोध का शिकार होता दिख रहा है। इस अंतर्विरोध का सबसे ताजा उदाहरण रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट, जिसमें उन्होंने आत्मसम्मान को सर्वोपरि बताते हुए ये कहा कि उन्हें किसी पद या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लालसा नहीं है। ये वक्तव्य सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये उस गहरे राजनीतिक और पारिवारिक असंतोष का सार्वजनिक प्रकटीकरण है जो लंबे समय से पार्टी के भीतर सुलग रहा था। रोहिणी आचार्य ने ये भी कहा कि उन्होंने एक बेटी और बहन के रूप में अपना धर्म निभाया है, लेकिन अब उनका आत्मसम्मान उनकी प्राथमिकता है। ये बयान राजनीतिक से ज्यादा वैचारिक और भावनात्मक है और यही इसे गंभीर बनाता है। आरजेडी में ये दरार अचानक नहीं आई है। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से खुद को व्यवहारिक रूप से अलग कर चुके हैं। वे लगातार पार्टी के भीतर जयचंद की मौजूदगी का इशारा करते रहे हैं। ये संकेत समझने वालों के लिए संजय यादव की ओर ही जाता है। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले रणनीतिकार बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव की बस में संजय यादव को सबसे आगे बैठा देखा गया तो ये दृश्य कई वरिष्ठ नेताओं को खटक गया। सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। रोहिणी आचार्य ने भी इस पोस्ट को बिना कोई टिप्पणी किए शेयर किया। ये एक साफ संकेत था कि वे भी पार्टी के भीतर बढ़ते असंतुलन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को आगे लाने की आरजेडी की मूल भावना की बात कही, लेकिन तब तक संदेश स्पष्ट हो चुका था। परिवार और पार्टी के भीतर कुछ तो टूट रहा है। ये सारा घटनाक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जब आरजेडी को मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका साबित करनी है। बिहार चुनाव सर पर है। केंद्र में एनडीए सरकार की वापसी के बाद बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इस समय तेजी से चल रही है, लेकिन ऐसे में पार्टी के भीतर ही जब असहमति की आवाजें उठने लगी तो ये संकेत देता है कि संगठनात्मक आधार कमजोर हो चुका है। राजनीति में प्रतीक और संकेत बहुत मायने रखते हैं। रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट करना, पोस्ट डालकर आत्मसम्मान की बात करना और फिर सफाई देना, ये सब एक सुविचारित संदेश प्रतीत होते हैं। ये संभव है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी हो, लेकिन इसे पार्टी के भीतर नेतृत्व संकट से अलग नहीं किया जा सकता। याद दिला दें कि रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से चुनाव लड़ा था। ये वही सीट है जहां से खुद लालू यादव सांसद रह चुके हैं, लेकिन रोहिणी को भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा और वह भी सिर्फ 13,661 वोटों के मामूली अंतर से। ये हार न सिर्फ व्यक्तिगत थी बल्कि लालू परिवार की राजनीतिक पकड़ और प्रतिष्ठा पर भी सीधा आघात था। आरजेडी में इन अंतर विरोधों को यदि समय रहते सुलझाया नहीं गया तो पार्टी के लिए 2025 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल भी बन सकता है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। तेजस्वी यादव भले ही युवाओं में लोकप्रिय हों, लेकिन संगठन पर उनकी पकड़ और वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल सवालों के घेरे में है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रोहिणी आचार्य पार्टी से किनारा करेंगी या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी अब भी वह पार्टी है जो अपने भीतर असहमति की आवाजों को जगह देती है। क्या लालू यादव की विरासत सिर्फ सत्ता तक सीमित रह जाएगी या सामाजिक न्याय की वह परंपरा फिर से जीवंत होगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर मोड़ पर है, लेकिन ये मोड़ पहले से कहीं ज्यादा जटिल, भावनात्मक और निर्णायक लगता है। तेज प्रताप यादव का पार्टी से निलंबन और उसके बाद रोहिणी आचार्य का पोस्ट ये प्रतीत करता है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनकार किया जा रहा है, लेकिन लालू परिवार में विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य भी खुद को पार्टी से अलग कर ले, इसके संकेत मिल रहे हैं। इसका अंदेशा उनके एक्स पर किए गए पोस्ट से साफ दिखता है। ऐसे में आरजेडी की ओर से किस प्रकार पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे समय में जब बिहार चुनाव सर पर है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNT। फिलिस्तीन के समर्थन में भारत ने क्यों वोट किया? इजराइल के साथ भारत के संबंध में
दरारबता आपको बताते चले, दरारबता के दी संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत के वोट की रही। लेकिन क्यों भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया? सवाल उठता है कि जब इजराइल भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, तो भारत ने इस बार फिलिस्तीन के समर्थन में वोट क्यों दिया? क्या दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर मोदी नेता, आपको बताते चले, नेतन्याहू की दोस्ती से अब पहले जैसी मिठास ये नहीं रही, या फिर अमेरिका के साथ बढ़ रही भारत की तख्तियों ने इजराइल के साथ भारत की दोस्ती पर भी असर डाला? इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे देने वाला प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियां भारत के वोट की रही। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जो कई सवाल खड़े करता है। भारत और इजराइल के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं। रक्षा, तकनीक और व्यापार में दोनों देशों ने गहरा सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मित्रता भी अक्सर सुर्खियों में रही है। बता दें, प्रस्ताव को फ्रांस ने पेश किया, जिसके समर्थन में 142 देशों ने मतदान किया, जबकि 10 ने विरोध में वोट किया। 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। तो फिर इस बार भारत ने फलस्तीन के समर्थन में वोट क्यों किया? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम कई कारणों से लिया गया हो सकता है। पहला, भारत ने हमेशा फलस्तीन के समर्थन में कूटनीतिक रुख अपनाया है। ये न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से सही है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी संतुलित रखता है। दूसरा, अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक चुनौतियां और मध्य पूर्व में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने भारत को एक संतुलित नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। तीसरा, भारत इजराइल संबंध अब पहले जैसी सुगंधित मिठास नहीं रह गई। कुछ मामलों में रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बुनियादी सहयोग और भी मजबूत है। सभी खाड़ी देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने इसके विरोध में मतदान किया। ये घोषणा पत्र जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बांधा गया था। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की। इसका उद्देश्य दशकों पुराने संघर्ष को सुलझाने के लिए रुकी हुई पेच के घोषणा पत्र में नेताओं ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने, द्विराष्ट्र समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इजराइल फलस्तीन संघर्ष का न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान हासिल करने और फलस्तीनियों, इजरायलियों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। विश्लेषकों का कहना है कि ये वोट भारत की बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है। भारत दोनों तरफ से संतुलन बनाकर चलना चाहता है। इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध और फलस्तीन के साथ ऐतिहासिक सहानुभूति। दुनिया इस कदम को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देख रही है। कई मध्य पूर्वी देशों ने भारत के इस कदम की सराहना की है, जबकि इजराइल ने इसे एक कूटनीतिक संदेश के रूप में लिया। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत इजराइल रिश्तों में अब कोई ठंडक आ गई है? क्या? फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।